चिल्ड्रन, आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का। हमारा ऑलरेडी चैप्टर कल शुरू हो चुका है। आज हम उसका टॉपिक 1 पढ़ेंगे, वाइमर गणराज्य। ठीक है, वाइमर गणराज्य का जन्म अपने आप भी पढ़ना है बेटा तुम लोगों को, तभी ठीक से समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है, हिटलर वाला पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरू में हमने कल कहानी पढ़ी थी ना, आज हम उसका अब डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। वाइमर गणराज्य 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी एक बहुत ताकतवर राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, मतलब ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। 1914 से 18 के बीच में चला पहला विश्व युद्ध, और इन तीनों के खिलाफ, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ, जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर पहला विश्व युद्ध इनकी खिलाफत में लड़ा। दुनिया की सभी बड़ी शक्ति यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। और इस युद्ध में वर्ल्ड वॉर जैसे नाम से पता लग रहा है, सारे देश इसमें शामिल थे। हमारा देश भी शामिल था। कैसे? क्योंकि अंग्रेजों का राज था उस वक्त हमारे देश पर, तो हमारे देश को भी अंग्रेजों ने इसमें कर लिया था, क्योंकि इसमें लिखा ना, जर्मनी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और इंग्लैंड का हमारे ऊपर राज था। तो सारे लोग इस युद्ध में कूद पड़े थे ये सोचकर कि उन्हें जल्दी ही इसमें विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी इस युद्ध से। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। 4 साल तक चला, 1914 से 1918 इतना लंबा ये युद्ध चला, और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध ने निचोड़ कर रख दिया। 4 साल अगर युद्ध चलेगा तो खर्चा ही खर्चा है, हासिल कुछ नहीं हो रहा था उससे, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। फ्रांस और बेल्जियम को जर्मनी ने अपना कब्जे में ले लिया, और उसके हिसाब से उनके साथ मिलकर उसने काफ़ी हद तक विजय हासिल कर ली, सफलता हासिल की। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जब अमेरिका इनके साथ 1917, पहले अमेरिका अलग था, लेकिन 1917 में अमेरिका इन मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। तो ये 3 जो यूरोपियन कंट्रीज थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनको काफ़ी, रूस तो अलग कंट्री है, इनको तीनों को ही, मित्र राष्ट्रों को, जब अमेरिका इनके साथ मिल गया तो काफ़ी इनको ताकत मिली। और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की हार और सम्राट के पद त्यागने, यानी हार हो गई तो जर्मनी की विश्व युद्ध में, और ऊपर से जर्मनी के सम्राट ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। वहां की जो जितनी भी संसदीय पार्टी थी, दल थे। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर जो है, जैसे दिल्ली नाम है ना एक शहर का, एक राज्य का, ऐसी वाइमर भी वहां का एक राज्य है। वहां पर एक बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। यहाँ पर एक संविधान बनाया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। यानी एक संसद नई बनी, जर्मनी हार गया था। वाइमर में एक संसदीय सभा बुलाई गई जहां पर सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, खुद ही जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था ये नया जो यहाँ पर संसद बन गई थी। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। क्योंकि अब जर्मनी की हार हो गई तो जो मित्र राष्ट्र जैसे इंग्लैंड है, रूस है, अमेरिका है, इन सब ने अपनी बहुत सारी शर्तें जर्मनी के ऊपर थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। ऑब्वियसली जब ये हार गए तो दूसरे देशों का इस पर कब्जा हो गया, तो उन्होंने अपने हिसाब से शर्तें इसके ऊपर लगाई, तो लोगों को बहुत सख्त शर्तें लग रही थी और अपमानजनक भी लग रही थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। यानी जैसे हमारा भारत उपनिवेश था ना उस वक्त अंग्रेजों का, ऐसी जर्मनी के अंडर में भी
उपनिवेश थे उसके भी बहुत सारे, उसने बहुत देशों पे अपना कब्जा कर रखा था, फ्रांस के ऊपर ही कर रखा था जर्मनी ने। तो उसको जब हार हो गई तो 10% आबादी उसको अपने उपनिवेशों की देनी पड़ी, अपने जिन देशों पे कब्जा था। 13% अपने ज़मीन देनी पड़ी, 75% अपने लोहे के भंडार देने पड़े जो कि एक तरीके से संसाधन था उनके लिए, और 26% कोयला भंडार ये फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी बंद कर दी, सेना को खत्म कर दिया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया कि जर्मनी ने ही इस युद्ध की शुरुआत की थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। एक शांति संधि हुई और उस पर इन सब मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इसके ऊपर उस समय 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया, यानी खुद को ही जिम्मेदार ठहराया कि हमारी वजह से ही ऐसा हो पाए, ना हम दूसरे देशों को छेड़ते, ना हम विश्व युद्ध की शुरुआत करते, ना ऐसा होता। तो बहुत ज़्यादा खर्चा इनके ऊपर आ गया। अब पहला हम देखेंगे, इसी पहले का पहला पॉइंट है युद्ध का असर क्या हुआ। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध जो 4 साल चला, सारे ही देशों को आर्थिक तरीके से, यानी फाइनेंशियली, हर तरीके से मेंटली पीस करके रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। मतलब युद्ध से पहले यूरोप जो था कर्ज देता था दूसरे देशों को, लेकिन युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। लेकिन युद्ध जैसे जैसे खत्म होता गया, इतना यूरोप के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा बढ़ गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई, आर्थिक स्तर में भी। वाइमर गणराज्य की हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथलिक, डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनवादी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया गया। मतलब कहने का यह है कि युद्ध की वजह से जो देश कर्जा देते थे दूसरे देशों को, आज इन प्रथम विश्व जो 4 साल, उसकी वजह से जो 4 साल युद्ध चला, खुद के उनके ऊपर भी कर्जे बढ़ गए। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, इन्हें कभी भी लड़ाई हो सकती है तो सभी को स्ट्रांग होना है। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमंडन किया जाने लगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते हैं। मतलब इतनी 4 साल युद्ध चला तो सोचो रोज कितने लोग मरते होंगे। और सिपाहियों की दशा ये हो गई थी कि वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर लाशें पड़ी रहती थी सिपाहियों की, नागरिकों की, और वहाँ पर चूहे उन्हें खाते रहते। तो बहुत ही खराब सी स्थिति हो गई थी। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देख रहे थे। सिपाहियों के लिए लिखा है। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो ये है बेटा प्रथम विश्व युद्ध का कि कैसे क्या हुआ, ये इसमें हमने पढ़ा है। अब कल हम पढ़ेंगे राजनीतिक रेडिकलवाद यानी आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट, ये हम कल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो आज इतना ही पढ़ा जा रहा है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा ही तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। और कल हम इसके 2 टॉपिक और करेंगे, राजनीतिक रेडिकलवाद, और अगला टॉपिक हम इसका करेंगे मंदी के कुछ साल, ना कि भाई जब युद्ध हुआ तो कैसे मंदी आई और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, कर लेना। इसी पीरियड में पोस्ट करना है, ये नहीं कि नेक्स्ट पीरियड जिस चीज़ का उसमें तुम ये वाला पोस्ट करते रहो, ठीक है। तो ऐसे अपनी हैबिट बनाओ, पीरियड वाइज ही काम होगा, पीरियड वाइज ही पढ़ना है। अटेंडेंस सिर्फ सुबह भेजनी, हर पीरियड में नहीं भेजनी है, इस बात का ध्यान रखना है। घर में रहना है, सेफ रहना है।